नमस्कार, मैं तंत्रीत आप सभी का एनबीटी मेडिथॉन में स्वागत करती हूँ। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न बीमारियों का इलाज। तो शुरुआत करने से पहले मैं एक श्लोक कहना चाहूंगी। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसका अर्थ है कि आयुर्वेद मौजूदा बीमारियों का इलाज करने के अलावा शरीर के समग्र स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है। आयुर्वेद विश्व की सबसे पुरानी मेडिकल सिस्टम्स में से एक है, जिसका अर्थ है लंबे समय में स्वस्थ तरीके से जीने का ज्ञान। और आयुर्वेद का इसी ज्ञान और यही लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है आयुष हीलिंग सिस्टम। मनुष्य के शरीर में 3 दोष पैदा होते हैं, पित्त दोष, वात दोष और कफ दोष। और आयुर्वेदा इन्हीं बीमारियों से बचाव और उसके जड़ से हटाने में कारगर है। साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने और रोगों से बचाव के लिए, इलाज के बाद रिहैबिलिटेशन के लिए आयुर्वेद काफी अच्छा माना जाता है। लेकिन आयुर्वेद दवा व्यक्ति के शरीर पर कैसे काम करती है, क्यों आयुर्वेद को अपनाना चाहिए और क्या आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, इन सभी बातों पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बेहद ही खास गेस्ट। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर महेश कुमार व्यास का, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में डीन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। आपको 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पर। साथ ही मैं डॉक्टर मनीषा मिश्रा, जो MD आयु और आयुर्वेदा फिजिशियन के रूप में प्रैक्टिस कर रही हैं। आपके पास 2 दशकों से अधिक का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और आप चरक फार्मा की मेडिकल एडवाइजर भी हैं। डॉक्टर, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। साथ ही मैं स्वागत करूंगी डॉक्टर अमित जगताप का। आप श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च एंड मेडिसिन में आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन हैं। आप कौमारभृत्य यानी कि आयुर्वेदिक बाल रोग विभाग में प्रोफेसर और HOD के रूप में कार्यरत हैं। आपके पास आयुर्वेद के क्षेत्र में 20 सालों का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो मेडिथॉन पर। धन्यवाद। तो आप सभी डॉक्टर्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बिना देरी के मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूंगी। तो सबसे पहला सवाल डॉक्टर अमित, हम आपसे पूछेंगे, मॉडर्न साइंस या जो आमतौर पर ट्रीटमेंट्स लिए जाते हैं उनसे आयुर्वेद किस तरह से अलग है? देखिए, सवाल तो बड़ा अच्छा पूछा आप लोगों ने। अब ये है, पहल मैं कर रहा हूँ, शुरुआत मेरे साथ में काफी दिग्गज सर हैं, मतलब व्यास सर से तो हम हमेशा प्रेरित होते हैं। तो सर की अनुमति चाहता हूँ इस सवाल का जवाब देने के लिए। डॉक्टर मनीषा मैडम, आपसे भी अनुमति चाहूंगा। देखिए, 2 पैथी जो होती है आयुर्वेद और जिस तरह से आपने एलोपैथी की बात की, सो बेसिक डिफरेंस मैं जानता हूँ यह है कि एलोपैथी जो है ये एक जनरलाइज्ड साइंस है और आयुर्वेद की खासियत यह है कि ये ज्यादा व्यक्ति परिप्रेक्ष्य में होता है, ये ज्यादा इंडिविजुअलाइज्ड होता है। तो आयुर्वेद में जब भी कोई दवाई के बारे में हम सोचते हैं या किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में सोचते हैं तो वो टेलर मेड थिंग ज्यादा है ना। जैसे उसी व्यक्ति के लिए दवाई के फॉर्मुलेशन क्या रहेगा, यह सोच जो है, ये विचार ज्यादा आता है। साथ साथ में दोनों साइंस में फर्क ये ज्यादा है कि आयुर्वेद जब भी दवाई के बारे में, बीमारी के बारे में सोचता है तो सिर्फ व्याधि और रुग्ण, इनके अलावा काल क्या चल रहा है, ऋतु कौन सा है, समय कौन सा है, ये सारी विशेषताएं जो होती है ना, ये एक साथ में जुड़ के हम लोग कोई एक संप्राप्ति के बारे में या कोई एक व्याधि के चिकित्सा के बारे में सोचते हैं। तो ये बेसिक एक डिफरेंस है। एक बड़ी डिफरेंस की बात अगर आपको बतानी है तो यही से हम शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर अमित ने बहुत अच्छे से ये समझाया कि आयुर्वेद में क्या होता है और क्या फर्क होता है बाकी चीजों से। डॉक्टर मनीषा, बहुत चीजें होती हैं आयुर्वेदा को लेकर के, स्पेशली दिन में, रात में कब खाना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए। तो आयुर्वेदा के अनुसार रात्रिचर्या क्या होती है और नींद के लिए किन चीजों को दिनचर्या में शामिल करना चाहिए? आपने शुरुआत ही की स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम इस श्लोक से, जो कि हमारा एक मूल सिद्धांत है। और दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हाउ टू बी वन विद नेचर। नेचर जैसा है उसी को आप फॉलो करें।
तो सुबह का रूटीन अलग है, दिन की चर्या अलग है, चर्या इज रूटीन या रेजिमेन। वैसे ही रात की चर्या अलग है कि सही टाइम पे सोए, क्या खाएं और क्या करें जिससे कि आपकी नींद पूरी हो। अच्छा, आयु के 3 उपसमय या 3 पिलर्स, 3 पिलर ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी अच्छी चलती है। एक है आहार विच इज फूड, दूसरा है निद्रा और तीसरा है ब्रह्मचर्य, जिसका मोटा मोटा अर्थ है कि आप अपने सेंसेस पे कंट्रोल करें। तो आहार तो बात हो गई, निद्रा जो रात्रि में ही करनी चाहिए उसके लिए बाकायदा चर्या बताई गई है। तो क्या कहा यह गया है कि 6 से लेके 10 बजे तक का कफ का काल होता है। जैसे अभी बताया गया कि देयर इज अ टाइम एंड एवरी टाइम हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो 6 से 10 के बीच में आप अपना रात्रिचर्या शुरू करें। आप जो खाना खाएं वो एकदम लघु और कम मात्रा में होना चाहिए। जितना दोपहर को खाया उससे काफी कम, गर्म, उष्ण और कम खाना, ये जरूरी है। एंड दैट शुड हैपन अराउंड 7:30 के आसपास। उसके बियॉन्ड आपको 1.5 घंटा चाहिए टू डाइजेस्ट एंड देन उसके बाद सोने के लिए। तो ये आपकी मोटी मोटी रात्रिचर्या है कि आपने खाना सही टाइम पे खाना है, खाना से 1.5 घंटे बाद सोना है। रात को कोई दुर्जर आहार का सेवन नहीं करना है। दुर्जर में दही, उड़द, इस तरह के पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। खाना खाने के बाद गमन है कि थोड़ा 100 आप क्या बोलते हैं स्टेप्स चले, तुरंत नहीं सो जाए, यू हैव टू वॉक। और आजकल के परिप्रेक्ष्य में सोने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बेडरूम में जहाँ शयन कक्ष है वहां पे इंश्योर करें कि सिर्फ किताब ले जाएं और कोई मोबाइल या लैपटॉप नहीं लेके जाएं, सो दैट एक तो आप रेडिएशन से बचेंगे जिसकी वजह से निद्रा में खलल पड़ता है। दूसरी चीज कि आपने ओरिएंटेशन बना लिया कि अच्छी तरह सोए। सोना हमारे लिए हर किसी का अपना सब्जेक्टिव सोने के टाइम से, कोई 4 घंटे में खुश है, कोई 10 घंटे में खुश है, और वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है। पर मोटी मोटी तौर पे 7 से 9 घंटा सोना जरूरी है, जिससे कि आपका जो सेल्स हैं और जो टिश्यूज हैं वो रिपेयर और रिस्टोर हो सके। तो वो सोने के लिए आपने ये सारी चीजें कर ली कि आपने ठीक से खाया, आप चल लिए, आपने डाइजेशन का इंश्योर कर लिया। उसके बावजूद जब बेडरूम में जाए तो आपका बेड अच्छा सॉफ्ट और कुशनी होना चाहिए कि उसमें सोने का मन करे। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम्स है तो पादाभ्यंग एक चीज बताई गई है कि पैर में तेल लगा के जरूर सोए। उसके अलावा दूध पीने का एक नियम है कि रात में दूध पिए, क्योंकि दूध से नींद अच्छी आती है। माहिष दुग्ध या भैंस का दूध सबसे अच्छा माना गया है, पर जनरली दूध का सेवन बताया गया है जिससे कि नींद अच्छी हो। त्रिफला और घी का सेवन बताया गया है जिससे कि आपकी आंखों की रोशनी अच्छी हो। ये सब तो है। और अगर आपको नींद की प्रॉब्लम्स है तो आप इंश्योर करें कि आप कुछ अच्छे हर्ब्स ले लें, जिसमें कि जायफल एक चीज है जो अच्छी नींद देता है, केसर है, केसर सिद्ध दुग्ध ले लें, उससे नींद अच्छी आती है। आजकल तो न्यूट्रास्यूटिकल्स भी आ गए हैं मार्केट में। मेलाटोनिन एक न्यूट्रास्यूटिकल है, उसके सप्लीमेंट्स, तगर एक हर्ब है, उसके सप्लीमेंट्स। और जब मैं चरक फार्मा की हूँ ही, तो हमारा अभी एक नया प्रोडक्ट है जो नींद के लिए है, विच इज जोविन, विच इज क्लिनिकली रिसर्च्ड एंड रिसर्च प्रूव्स, उस रिसर्च से ये पता चला है कि आपकी नींद उससे, इस सप्लीमेंट से गहरी भी होती है, 7 से 9 घंटे की भी होती है, अनइंटरप्टेड भी होती है और नींद टाइम से आती है। तो रात्रिचर्या में सब करते हुए अगर आपको नींद ठीक से नहीं आ रही तो आप इंश्योर करें कि आयुर्वेद का सहारा लें। जब आपको नींद की तकलीफ हो तो मैंने कहा कि आप अपने मोबाइल्स अलग रखिए, लैपटॉप अलग रखिए, एंड शयन कक्ष ऐसा रखिए जहाँ पे लाइट्स डिम हो, म्यूजिक हो, और आपका बिस्तर जो है वो साफ सुथरा और सॉफ्ट हो। इसके अलावा आप गर्म दूध ले सकते हैं, आप केसर का दूध ले सकते हैं, आप जायफल ले सकते हैं, ये नींद इंप्रूव करेगा। रात को अंधेरा करने की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो है मेलाटोनिन, जो कि स्लीप हार्मोन है। और अगर वो प्रोड्यूस नहीं होता, उसका टाइम है, वो अच्छी तरह प्रोड्यूस होगा जब अंधेरा, डार्कनेस के साथ ही उसका प्रोडक्शन शुरू होता है। तो अगर आपने पूरी तरफ झिलमिलाहट रखी है, लाइट्स रखे हैं, तो आपका मेलाटोनिन बन के भी आप सो नहीं पाएंगे। तो आप इंश्योर करें कि सब जगह डल लाइट्स हो या अंधेरा हो। उसके बाद भी अगर स्लीप की प्रॉब्लम है तब आप आयुर्वेदिक दवाइयां तगर ले सकते हैं,
देयर आर मेनी सप्लीमेंट्स। उसके अलावा चूंकि मैं चरक से हूँ तो आई विल टॉक अबाउट इट कि हम देयर इज अ सप्लीमेंट कॉल्ड जोविन विद मेलाटोनिन एंड तगर, जिसपे अभी अभी हमने क्लिनिकल स्टडी किया है एंड वी हैव फाउंड दैट इट इम्प्रूव्स की नींद जल्दी आती है, नींद का ड्यूरेशन अच्छा होता है, सेफ है, एफिकेशियस है और आपको रेस्टफुल स्लीप मिलती है एंड यू वेक अप फ्रेश। तो जिस तरीके से, जिस इलैबोरेटिव वे से डॉक्टर मनीषा ने हमें बताया कि रात्रिचर्या का ध्यान आप किस तरीके से रख सकते हैं ताकि आपकी जो दिनचर्या है वो अच्छी से बीते। डॉक्टर महेश, जैसे डाइट की बात हो रही थी और खाने पीने की बात हो रही थी कि अगर वो सही रहेगा तभी बाकी चीजें सही रहेंगी, तो आयुर्वेद में डाइट और न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? साथ ही अगर जो पानी पीते हैं, कोई किसी भी तरीके से पानी पी लेता है, तो पानी पीने से जुड़ी किन गाइडलाइंस के बारे में बताया गया? क्या कोई नियम होते हैं इसके? जी बिल्कुल, आयुर्वेद में डाइट को और लाइफ स्टाइल को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। और अभी जो 2 क्वेश्चन आपने पूछे थे डॉक्टर अमित जी ने, डॉक्टर मनीषा जी ने, उसमें इन दोनों चीज़ों का अपने आंसर में समावेश किया था। तो अभी अगर हम देखें तो ये जो 75th असेंबली हुई थी यूएन की, और उन्होंने डिक्लेयर किया था 2023 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। माने जो श्री धान्य है, हमारा जो आहार की संकल्पना है, हमको ये इंटरनेशनल मिलेट ईयर क्यों डिक्लेयर करना पड़ा? माने लोग उसको भूलते जा रहे। तो आयुर्वेद तो यहाँ तक कहा गया कि शक्यते अपि अन्न मात्रेण नरः कर्तुम निरामया, माने केवल आहार की संकल्पना के द्वारा हम व्यक्ति को व्याधि रहित कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको आहार के नियमों का पालन करना पड़ेगा, और वो आहार के नियम हमारे यहाँ, जहाँ पर चरक संहिता को हम चिकित्सा का ग्रंथ कहते हैं, उस ग्रंथ में सबसे पहले, माने व्यक्ति ट्रीटमेंट करना तो बाद में शुरू करे, पर अगर कोई भी व्याधियां तो उन व्याधियों में किस किस प्रकार का यूश है, यवागु है, इनकी संकल्पना करना। कि हृदय रोग अगर किसी को है तो आयुर्वेद ने कह दिया यवागु दाडिम साधिता, माने वहां पर हम आहार की कल्पना दाडिम के रस के साथ करते हैं। तो आयुर्वेद सभी व्याधियों को पहले बिना औषधि के ठीक करना, कि आपको पहले तो व्याधि ही नहीं हो अगर आपने डाइट का सही पालन किया। अगर आपने डाइट का पालन नहीं किया और व्याधि हो गई तो केवल आहार के द्वारा हम पहले उसको ठीक करें, और बाद में अगर आवश्यकता लगती है तो हम औषधि का प्रयोग करें। तो अब अगर हम डाइट में देखें तो हमारे यहाँ डाइट में, जैसे अभी मिलेट ईयर में तो खास तौर से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी और सभी जगह जहाँ पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ पर कोदो है, रागी, बाजरा, ज्वार, जो हमारे यहाँ हमारे किसान जो है इन धान्यों का बहुत पैदावार होता था, लेकिन इनका प्रयोग हम भूल गए थे। और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं, इनमें न्यूट्रिशन की वैल्यू बहुत अधिक है। अगर इनका हम प्रयोग करते रहें तो ये जो डिफिशियंसी होती है कि विटामिन की डिफिशियंसी है, कई प्रकार की अलग अलग डिजीज व्यक्तियों को होने लग जाती है, उनसे हम बच सकते हैं। अब आयुर्वेद में बता रखा है नित्य सेवनीय द्रव्य, मैंने कुछ द्रव्य ऐसे बता रखे जिनका हमको प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए, और कुछ द्रव्य ऐसे बता रखे जिसको बता रखे असेवनीय द्रव्य, मैंने डूज और डोंट दोनों चीजें बता रखी है। तो इनका अगर हम सही रूप से ध्यान रखें तो निश्चित रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। और उसमें आचार्य चरक ने कहा षष्टिका शाली मुदकाश्च सेंधव आमल के यवान, मैंने 5-6 चीजें बता रखी है जो हर व्यक्ति के लिए उसके स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए उपयोगी है। और कुछ चीजें बता रखी है कि जिनको सभी लोगों को प्रायः कभी कभी बाई चांस यूज करना चाहिए, लगातार उपयोग नहीं करना चाहिए। जो हम अगर देखें कि हमारे यहाँ डाइट की कल्पना की गई कि जिसमें फैट हो, प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, आयुर्वेद में आज से 5000 वर्ष पूर्व जब हम इनका नामकरण नहीं कर पाए थे, इसको प्रोटीन कहते हैं या इसको फैट कहते हैं, उस समय उन्होंने कहा था कि हमारी डाइट में रोज ये चीजें होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं आयुर्वेद बहुत वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक क्या कहना चाहिए, साइंस है। और इस साइंस का अगर हम प्रयोग करते रहें तो न केवल हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपितु पूरे विश्व को डाइट और लाइफ स्टाइल के माध्यम से व्यक्ति को स्वस्थ रख सकते हैं। और कोरोना काल में, लास्ट एग्जांपल करके मेरी बात को पूरा करता हूँ, कोरोना काल में अगर आपने देखा हो तो पूरे विश्व में, आयुर्वेद वाला व्यक्ति नहीं, पूरे विश्व में कोई कोरोना के ऊपर अगर गाइडलाइन दे रहा था तो हर एक व्यक्ति को कह रहा था आप समय पर सोइए, माने लाइफ स्टाइल हो गई।
आप ताजा बना हुआ घर का भोजन करिए, ये डाइट हो गया, और डेली आप थोड़ा सा व्यायाम करिए। ये 3 सूत्र हर व्यक्ति ने दिए, और इन 3 सूत्रों से पूरा विश्व जिस व्याधि से परेशान था उसमें भी व्यक्तियों ने लाभ प्राप्त किया। तो निश्चित रूप से आयुर्वेद के जो सूत्र हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, उपयोगी। डॉक्टर, ये बात तो हो गई डाइट की और उसके नियम कानून की। पानी को लेकर के क्या नियम कानून है? जी, आपने एक क्वेश्चन और पानी का किया था। बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ पानी के 3 नियम बताए कि भोजन करने से पहले, क्योंकि कई चीजों के अलग अलग परिणाम होते हैं, कई बार हम औषधि के लिए प्रयोग कर लेते हैं। अगर भोजन से पूर्व अगर पानी पीते हैं व्यक्ति तो कृष्णता को उत्पन्न करता है। जिनको थोड़ा सा वेट कम करना है वो प्रारंभ में पानी पी सकते हैं। जिनको बिल्कुल स्वस्थ रहना है, न वेट कम करना है न वेट बढ़ाना है, वो भोजन के बीच में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पिए। और जिनको मोटापा अगर बढ़ाना है तो भोजन के अंत में पानी पिए। इसलिए आयुर्वेद ने कहा है कि भोजनांते विषप्रदम, भोजन के बाद में पानी पीना मतलब कुछ समय के बाद पीना चाहिए। और उसके लिए 3 चीजें बताई कि प्रातः उठने के बाद में निशांते च पिबेत वारी, सुबह उठ करके जल पीना सबसे ज्यादा प्रशस्त है। रात्रि को, जैसा कि अभी डॉक्टर मनीषा जी ने बताया था, रात्रि को दुग्ध का सेवन। तो वासरांते पिबेत पयः, मैंने दिन जब खत्म होता है मैंने सोते समय पर अपने को जो है दूध लेना चाहिए। और उसी प्रकार से भोजन के अंत में जो है भोजनांते पिबेत तक्रम, मतलब लिक्विड लेना है तो बटर मिल्क जो है वो भोजन के लास्ट में ज्यादा अच्छी है। पर पानी के लिए एक कोटेशन आचार्य चरक ने बहुत अच्छा कहा, उन्होंने बोला है कि मुहुर मुहुर पिबेत वारी भूरी भूरी, मैंने थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए। अधिक मात्रा में पानी पीने से अग्निमांद्य होता है और पाचन का जो हमारा जो प्रक्रिया है वो बाधित होती है। तो केवल जल को कब और कितनी मात्रा में लेना, इस नियम का भी अगर हम ध्यान रखें तो हम व्यक्ति को स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल। तो पानी के कितने नियम हो सकते हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें प्रॉपर तरीका कोई पता होगा। डॉक्टर मनीषा, जब आप रात्रिचर्या की बात कर रही थी तो मेरे मन में एक और सवाल आ रहा था, तो मैंने सोचा आपसे पूछ ही लूं। जैसे जब ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं हम, जब आपके पास कोई पेशेंट आता होगा और आप उन्हें बताते हैं कि आप ये दवा लें या इन चीजों का उपयोग करें, तो पेशेंट के मन में सबसे पहला सवाल आता होगा इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। और अक्सर ये सिर्फ आयुर्वेदा के साथ नहीं, बहुत जितनी भी मेडिसिन हम यूज करते हैं उनके साथ आता है। तो क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो चल रहा हो उसके कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जो आप बताते हैं साथ में? तो आयुर्वेद, जब कोई व्याधिग्रस्त इंसान हमारे पास आता है तो हम जब दवा देते हैं तो पथ्य और अपथ्य, डूज एंड डोंट्स पार्ट है हमारे प्रिस्क्रिप्शन का। सिर्फ दवाई आपको एक चीज को लिमिट कर सकते हैं, पर अगर आप उसका पूरा ओवरऑल चीजें, जैसे उन्होंने कहा अभी डॉक्टर व्यास कह रहे थे कि लाइफस्टाइल, तो डूज एंड डोंट्स में खाना पीना के साथ लाइफस्टाइल भी आती है। और वो व्याधि परिपेक्ष में है कि अगर आपको एसिडिटी है वो भी, उसके भी प्रकार है कि आपको द्रव युक्त है कि निद्रव है, जलन हो रही है कि उल्टी आ रही है, उसके हिसाब से मेरे पथ्य टू डू एंड अपथ्य नॉट टू डू बदलते रहते हैं। पर मोटा मोटा तौर पे जितने भी लोग हैं उनको हम कहते हैं कि आप आहार एकदम फ्रेश बनाया हुआ, गरम और लघु मात्रा में ले, मात्रा उतनी जिसमें पेट भर जाए और इतनी जगह रह जाए कि देयर इज स्पेस फॉर मोर। मतलब आपके यहाँ गले तक आकंठ कभी भी नहीं खाना है, पहली चीज खाने का वो नियम है, क्योंकि इतनी सारी चीजें हर चीज में बदलती है ना। और अगेन डॉक्टर अमित ने कहा था हर चीज सब्जेक्टिव होती है, तो मुझे उसका पूछना पड़ता है टोटल लाइफस्टाइल, उसके हिसाब से मैं चेंज करती हूँ। पर डूज एंड डोंट्स में मोटा मोटा कि आप खाना सही तरीके से खाएं, पानी आप बिल्कुल चिल्ड और फ्रिज का मैं सबको मना करती हूँ। एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर मैं खुद ठंडा पानी नहीं पीती, इसलिए क्योंकि इट्स अ शॉक टू माय बॉडी, और उसके लिए उसकी वजह से आम, अग्नि, नींद सब में खलल पड़ता है। इसलिए मैं सबको कहती हूँ ठंडा, एकदम ठंडा पानी नहीं पिए। ये दूसरा पथ्य है। तीसरा मैं कहती हूँ लाइफस्टाइल। ज्यादातर लोग आजकल ऑफिस में काम करते हैं और काफी देर बैठे रहते हैं, तो हर 2 घंटे पे आप कुछ तो चलिए, मेक अ मूवमेंट या थोड़ा स्ट्रेच करिए जिससे कि सर्कुलेशन बढ़ता रहे। तो ये तीसरा पथ्य है। चौथा है, मैं सबको कहती हूँ कि सही समय पे सोए, बिकॉज आपका 1/3 ऑफ लाइफ आपकी नींद में जानी है और वो ही टाइम है जब आपका पूरा शरीर आपका रिपेयर होता है। तो अगर आपने वो सुख से नहीं ली तो आपको प्रॉब्लम होगी ही।
तो ये 4 मोटे मोटे है। और साइड इफेक्ट्स हर चीज के होते हैं। अगर आप दवाई ले रहे हैं ना, तो आयुर्वेद हो या कोई भी पैथी हो, साइड इफेक्ट होंगे। हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया है कि जो 6 रस है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, उसको भी सही तरीके से खाना है। अगर आपने उसको भी ज्यादा कर दिया तो वो व्याधि का कारक है। तो जब हम एक एक रस के साइड इफेक्ट बता सकते हैं, तो हमारी औषधि अगर आपने सही तरीके से नहीं ली और सही चिकित्सक से नहीं ली, बिना सलाह के नहीं ली, तो आपको तकलीफ हो सकती। बिल्कुल। डॉक्टर, आप तीनों आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और तीनों के पास जितना ज्ञान है, मुझे लगता है कि आपके पास जब पेशेंट आते होंगे तो आप खुद सोच में पड़ जाते होंगे कि इसे कितनी इन्फॉर्मेशन हमें देनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए आयुर्वेदा समझना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर अमित, अगर आपके पास जी। कोई पेशेंट आता है और आप उसे दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले मुझे लगता है उसका सवाल यही होता होगा कि डॉक्टर ये दवा कितनी देर में असर करेगी? तो अगर मैं भी आपसे यही पूछूं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ कितनी देर में असर करती हैं या कितनी देर में असर दिखाना शुरू करती हैं, तो आप क्या जवाब देते हैं? देखिए, सवाल तो बड़ा प्रैक्टिकल है, क्योंकि पेशेंट जब आता है ना, तो पेशेंट हमेशा दो दो बातें हमेशा पूछता है। एक तो खास करके आयुर्वेद के जो चिकित्सक है, उनको तो पूछता ही है। आप कोई भी चीजें अगर उनको बताते, जैसे मैडम ने अभी जो बताई, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी कि इतना उनको पत्थर पत्थर में बताना पड़ता है, ये करना पड़ता है। भले वो कुछ भी पूछे, कुछ भी वो समझे, पहले जरूर ये पूछेगा करना जरूरी है। तो पेशेंट का मन में हमेशा यही रहता है कि ये करना जरूरी रहता है। अच्छा, तो ये तो इतना ही कि अगर दाल में भी अगर आप बताएं कि ये दाल ना खाए, वो दाल ना खाए, तो आजकल तो बड़े स्मार्ट पेशेंट आते हो तो बोलते हैं प्रोटीन से तो है, ये दाल खाए वो दाल, क्या फर्क पड़ता है। तो ये पेशेंट के गले से भी ये उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभार। तो जब पेशेंट आता है तो उसके मन में हमेशा जरूर रहता है कि नहीं, आप बताइए कि ये मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा। अब यहाँ एक बात आती है कि आयुर्वेद में एक व्याधि के जो ग्रुपिंग किया है, उसमें एक जीर्णता बताई गई है। तो कुछ व्याधि नव होते हैं, मतलब नए होते हैं, कोई पुराने होते हैं। तो जीर्णता जितनी ज्यादा होती है उतना तो यस डेफिनेटली समय तो लगता ही है। अब दो ग्रुप आता है मैडम। एक तो ग्रुप आता है ना, वो कहीं ना कहीं ठान लेता है कि हाँ, आयुर्वेद चिकित्सक के पास जा रहे हैं तो भैया लंबा समय लगेगा, है ना। तो वो तो कहीं मन में पकड़ के चलता है कि कई महीनों तक ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। अच्छा, उसमें भी ऐसा होता है कि अगर मान लो अगर पेशेंट को 15 दिन में अगर असर आ गया, तो वो भी अचरज होती है कि क्यों 15 दिन में भी ठीक हो गया, कैसे। तो हमने तो ठान के रखा था कि भैया 2-2 महीना तो लगेगा। और दूसरा एक ग्रुप आता है कि जिनको लगता है कि नहीं यार, 3 दिन में तो रिजल्ट आना ही चाहिए ना, 4 दिन तो बहुत लंबा है, सर के ऊपर पानी चला गया। तो ये हम पेशेंट को समझाते हैं कि उसमें देखिए, आयुर्वेद में सप्त धातु बताए गए हैं। तो ये 7 धातु, 3 दोष, त्रिमल, इनमें से कितनी जटिलता है, इनमें से कितने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समूर्छना कितनी गहरी है, ये संप्राप्ति कितनी गहरी है, ये टूटने में कितना समय लगेगा, रोग कौन से व्याधि के पायदान पे है, जैसे रस में है, रक्त में है, मांस में है, कौन से धातु तक गया है, ये सारी उलझने हम समझ के पेशेंट को एक एस्टिमेटेड टाइम तो कदाचित बता सकते हैं कि हाँ भैया 1-2 महीना लगेगा, 1 महीना लगेगा। कुछ बीमारियां ऐसी है कि जहाँ पे 21 दिन का आपको बताया गया है कि कुछ बीमारियां हैं कि आपको 21 दिन देनी है, कोई 1 मंडल देना है, 42 दिन लगभग आपको उसकी दवाई चलानी है। तो उतना समय जो ग्रंथों में बताया गया है, अंदाजन तो या एक्सपीरियंस से हम बता सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पिन पॉइंट बताना कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है। अब इसमें भी ऐसे होते हैं कि पेशेंट आजकल जो आते हैं, आई वोंट से दे आर स्मार्ट, बट दे आर वो यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप से बहुत सीख के आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो सुन के आते हैं, कहीं ना कहीं वो पढ़ के आते हैं। अब मैम चरक फार्मा में है तो उनको तो और ज्यादा एक्सपीरियंस होता होगा। पेशेंट आप कोई भी दवाई लिख के दो, आधे घंटे में आपको उसका पूरा इंग्रेडिएंट का लिस्ट सहित वो बता देगा कि हाँ इतने ये है, वो है, तो उसमें क्या मुझको ये अलाना फलाना चीज चल जाएगी। तो हमने तो पेशेंट को एक बार कुछ लिख के दिया था, तो उसने उसका वो पूरा प्रिस्क्रिप्शन पढ़ के उसमें ये अश्वगंधा है तो अश्वगंधा में स्टेरॉइड होता है क्या, इसमें होता है क्या, तो आधा घंटा तो भैया हमारी तो उसने पूरी वो क्लास ही ले ली थी। तो आजकल ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो पूरा पढ़ के आएगा और हमेशा ये थोड़ा सा ये पूछेगा ही आपको कितना समय लगेगा। तो हम बता भी दे 1 महीना लगेगा, 1.5 महीना लगेगा, तो उसको ये समझाने के लिए 2 तरीके से हम समझाते हैं। या तो शास्त्रों के आधार पे बताते हैं,
अब हर पेशेंट को अगर आप ये बताना चालू करें कि ये रस क्या है, रक्त क्या है, वात क्या है, पित्त क्या है, तो कभी कभार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो लेकिन जैसे मैडम ने बताया था कि जैसे मोटा मोटा हम बताते हैं कि हर व्यक्ति सापेक्ष न करके कभी कभी मोटा मोटा बताते हैं कि नहीं 4 हफ्ता तो लगेगा आपको, 5 हफ्ते तो लगेंगे। तो इस अंदाजन से हम बता सकते हैं कि पेशेंट को कितना समय लगेगा। लेकिन एक अगर आपको एक टाइम फ्रेम अगर बतानी है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से जहाँ से हम जिस गुरु के पास जाते थे, तो हमेशा वो बोलते थे कि भैया वात की बीमारी है तो उनको बता दो 3 महीना, पित्त की है तो 2 महीना, कफ की है तो 1 महीना है। तो ये एक मोटा मोटा बता देते थे, तो पेशेंट क्या है ना कहीं वो अपने माइंड में वो सेट कर लेता है कि इतना समय तो लगेगा। बिल्कुल डॉक्टर, जैसे फूड्स की बात हो रही थी कि कैसी डाइट लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, डूज डोंट सब आपने बताया और आप अपने पेशेंट्स को बताते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कभी रात में किसी के घर पे पुलाव बना है और साथ में रायता खाने का मन हो गया, लेकिन आयुर्वेदा के हिसाब से तो दही मना है रात में खाना। तो ऐसे कौन से फूड कॉम्बिनेशन है जो हम अक्सर गलतियां कर बैठते हैं, और स्पेशली वो लोग जो आयुर्वेदा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उन्हें ऐसी कौन से फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो नहीं खाने चाहिए, या खाने में क्या क्या बदलाव करना चाहिए? डॉक्टर महेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी। जी, देखिए विरुद्ध आहार का कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में बता रखा और उसका अपना एक बहुत महत्व है। तो मेरी ये बात शुरू करने से पहले मैं जरा सा, अमित जी ने अभी बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को समझाया, उसके लिए एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। कोरोना काल में जो भारत सरकार का आयुर्वेद का संस्थान है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, दोनों ही वेव में 2020 में भी और 2021 में भी पूरा हॉस्पिटल जो है ये कोरोना हॉस्पिटल ही था। हमारे यहाँ केवल कोरोना के पेशेंट थे और ओनली आयुर्वेद मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट करने पर भी 7 से 10 डेज में जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव के पेशेंट आते थे वो आरटीपीसीआर नेगेटिव हो जाते थे। तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि आयुर्वेद की औषधियां भी कितने समय में काम करती हैं। जो लोगों की धारणा है कि आयुर्वेद की मेडिसिन को काम करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत समय में परिणाम मिलता है, तो उनको एक एग्जांपल मैं केवल कोरोना का ही देना चाह रहा था कि हमने आयुर्वेद के द्वारा ट्रीटमेंट किया। 97% हमने आयुर्वेद से ही ट्रीटमेंट किया। कभी थोड़ा सा ज्यादा कंडीशन आ गई कि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया, तब हमने उस पर शिफ्ट किया। और एक भी व्यक्ति की दोनों वेव में 2020 और 21 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जो भी एडमिट हुआ वो ठीक होके गया, एक की भी डेथ नहीं। तो इसके आधार पर आप आयुर्वेदिक औषधियों का परिणाम कितने समय में मिलता है इसको आप देख सकते हैं। अब आपने जिसका बताया विरुद्ध आहार का, देखिए आजकल विरुद्ध आहार सबसे ज्यादा होता है और उसका कारण कई प्रकार की क्रॉनिक डिजीज होती है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए, अगर कहीं पे भोजन करने गए, अभी 2 दिन पहले की बात है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी करेले की भरमा सब्जी बनाई और साथ में खीर, दोनों चीजें मेरी थाली में रखी। मैंने उनको कहा कि मेरे को दोनों पसंद है, अब आप डिसाइड कर दीजिए इनमें से कोई एक मैं ले आऊंगा, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है विरुद्ध आहार के रूप में, या तो मैं खीर ले सकता हूँ या करेले की सब्जी ले सकता हूँ। मैंने कहा आप खीर को फ्रिज में रख दीजिए या रख दीजिए, मैं शाम को ले लूंगा, लेकिन अभी दोपहर में तो ये ले आऊंगा। तो प्रायः हम जो है मधुर को अम्ल के साथ में, या अलग अलग जो है, जैसे गार्लिक है, इसके साथ में अगर अपन ये ले लें, ऑनियन ले लें, इनका कॉम्बिनेशन मिल्क के साथ में बिल्कुल ठीक नहीं। ये कई प्रकार की स्किन डिजीज करते हैं। इवन यहाँ तक कि जो फ्रूट्स रहते हैं उनमें से एक आध फ्रूट्स को छोड़ के 99% फ्रूट जो है उनका कॉम्बिनेशन मिल्क के साथ अच्छा नहीं है। लेकिन प्राय लोग जो है मिल्क के साथ में अलग अलग प्रिपरेशन बनाते हैं और बड़े अच्छे से खाते हैं। इवन यहाँ तक कि मैंगो शेक तो सबसे ज्यादा मिल्क के साथ ही बनता है। उसमें अगर आम थोड़ा बहुत भी एकदम परफेक्ट पका हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत भी कच्चा है, अगर खट्टा है, तो उसका दूध के साथ में कॉम्बिनेशन करना ही नहीं है। लेकिन वो वाला टेस्ट बहुत अच्छा लगता है कि आम थोड़ा खट्टा हो, उसमें थोड़ी सी शुगर और मिक्स कर दी, वो मैंगो जूस बहुत अच्छा लगता है। तो हम कितनी ही प्रिपरेशन ऐसी करते हैं जिसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। तो दही बड़े भी खा रहे हैं, साथ में रसमलाई भी खा रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं। बढ़िया गरम गरम अपने छोला टिकिया खाई और उसके जस्ट 2 मिनट बाद हमने आइसक्रीम खाई, तो ये सब चीजें विरुद्ध है। तो अगर आहार में हम विरुद्ध आहार का ध्यान रखें, रेडिश जिसको मूली बोलते हैं, मूली के साथ में दूध का कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक नहीं है।
बहुत सारी चीजें ऐसी है जो दूध के साथ में उनका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। रात के टाइम पे अगर जैसे कि दही है, उड़द है, ये चीजें जो ज्यादा भारी रहती है उनका और कॉम्बिनेशन कर लिया जाए और डीप फ्राई करके अगर ली गई है तो वो डाइजेशन में बड़ी दिक्कत आती है। अपन बोलते हैं कि रात को थोड़ा सा लाइट फूड ले। तो प्रायः हमारे यहाँ अभी क्या हो रहा है कि हम नाइट को ही सबसे ज्यादा हेवी खाना खाते हैं। अधिकतम पार्टी, अधिकतम मीटिंग जो है वो डिनर पे होती है। दोपहर में तो अपने कुछ भी खा लिया, जबकि आयुर्वेद कहता है आप दोपहर में लंच अच्छे से कर लीजिए, रात को डिनर थोड़ा सा लाइट करिए। तो अगर आयुर्वेद में इतना विरुद्ध आहार का वर्णन कर रखा है, सिर्फ उसका अगर हम ध्यान रख लें तो बहुत सारी डिजीज ऐसी है जिनसे हम बच सकते हैं, चाहे वो एसिडिटी हो, मतलब जितनी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनमें से मैक्सिमम डाइट के द्वारा, विरुद्ध आहार के द्वारा, ओवर ईटिंग के द्वारा और आहार के नियमों का पालन नहीं करने के कारण होती है। तो इसमें अगर हम जागरूकता रखें तो निश्चित रूप से समाज को स्वस्थ बना सकते हैं। डॉक्टर महेश ने बहुत अच्छे अच्छे फूड कॉम्बिनेशंस के अभी नाम लिए, मुझे लगता है हम सबके मुंह में पानी आ गया होगा। और ये भी मुझे लगता है कि पानी के साथ साथ क्या क्या नहीं खाना चाहिए अगर आप पेशेंट्स को बताते होंगे तो वो बहुत ज्यादा वैसे ही डिसअपॉइंट हो जाते होंगे। तो डॉक्टर मनीषा, जैसे डॉक्टर महेश ने बताया कि ये फूड कॉम्बिनेशंस नहीं लेने चाहिए, आई एम श्योर कि इस वजह से इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता होगा, क्योंकि उल्टे सीधे कॉम्बिनेशन से इम्यूनिटी गिरती होगी। तो आयुर्वेदा क्या इम्यूनिटी भी बढ़ाता है या सिर्फ हीलिंग का काम करता है? दलजीत से आपने शुरू किया था कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, और आयुर्वेद का वही प्रयोजन है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि अगर आप स्वस्थ हैं तो मैं आपका स्वास्थ्य प्रिजर्व करके रखूं, यानी इम्यूनिटी बढ़ा के रखूं। इम्यूनिटी अच्छी होगी तो विकार नहीं होंगे, और चलो विकार हो भी गए, आतुर हो गए, जब आप बीमार हो गए तो मैं उसका तब विकार प्रशमनम करूंगी, तब मैं हीलिंग करूंगी। सो इम्यूनिटी इज फर्स्ट और हीलिंग कम्स लेटर। और इम्यूनिटी के तो बहुत इतना वास्ट है ना आयुर्वेद, उसमें इतनी सारी चीजें बताई, मैं छोटी मोटी चीजें बताती हूँ। इम्यूनिटी का शब्द एक यूज किया है व्याधि क्षमत्व, ये व्याधि को ना होने देने की क्षमता। व्याधि बल विरोधित्व, की व्याधि हो गई तो उसका स्ट्रेंथ कम करने की क्षमता भी है। और व्याधि प्रतिबंधकत्व, की व्याधि को रोकना ही मेरा काम है। ऐसे बहुत सारे रेजिमेंट्स हैं। उसके अलावा इम्यूनिटी के लिए हम शब्द यूज करते हैं बल या स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ कैसे आती है? जब आपका ये सब कुछ खाना पीना सब नियम हो, बड़े सुंदर रूल्स एंड रेगुलेशन है, बड़े आसान है फॉलो करना, हम उसको क्लिष्ट कर देते हैं। तो अगर आप वो सब फॉलो कर रहे हैं तो आपका बल अच्छा है, बल अच्छा है तो आपको बीमारी नहीं हो सकती, मतलब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। और तीसरा है एक शब्द ओज। ओज मेरे सारा जितना मेरा नरिशमेंट है ना उसका सार है। हम कई बार शब्द यूज करते हैं कि हम उस ओजस्वी व्यक्ति से मिले, और हम उसको किसी किसी चीजों से जोड़ते हैं, और जनरली वो स्वास्थ्य से जोड़ते हैं। हम कहते हैं कि उसके फेस पे ओज है, विच इज बेसिकली कि आप इतने स्वस्थ हैं कि हर धातु इतना पुष्ट है कि आप दिखते हैं, आपके चेहरे पे वो झलकता है। और इन सबको ठीक करने के लिए कई रसायन द्रव्य हैं। रसायन का काम है कि यद जरा व्याधि नाशनम, कि जरा यानी एंटी एजिंग, बुढ़ापा नहीं आने दे, और व्याधि है तो व्याधि का नाश करे। और ऐसे बहुत सारे रसायन बताए गए हैं, आंवला है, गुड़ची है, त्रिफला है, ये सारे रसायन आमतौर पे लोगों को पता है। उसके अलावा और बड़े सारे हैं। आपका आचार रसायन है, नित्य रसायन में उन्होंने अभी डॉक्टर व्यास ने कहा कि घृत क्षीर का अभ्यास नित्य रसायन है, मतलब वो जरूरी है जिससे कि आपके शरीर की इम्यूनिटी बनी रहे। जब मैं इतनी सारी इम्यूनिटी की बातें कर रही हूँ, इम्यून सिस्टम एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम है, और उसको सुधारने के लिए जब मैं आंवला या त्रिफला या गुड़ची खाती हूँ तो वो कई तरीके से काम करता है कि वो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी देता है, वो आपका इन्फ्लेमेशन भी कम करता है, वो आपको स्ट्रेस को भी दूर रखता है, आपका बॉडी को नरिश करता है। और जब मैं इतनी सारी बातें बता रही हूँ तो एक प्रोडक्ट है मेरा, एंड आई हैव टू टॉक अबाउट इट बिकॉज वी हैव डन अ क्लिनिकल रिसर्च ऑन इट। इट्स क्लिनिकली टेस्टेड इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर, जहाँ पे वी टेस्टेड ऑन हेल्दी इंडिविजुअल्स वर्सेस अ प्लेसिबो, और हमने पाया कि इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है, एंटीऑक्सीडेंट शरीर के बढ़ते हैं, काफी सारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जो
इससे मॉड्यूलेट होते हैं। आईएफएन गामा, सिर्फ साइंटिफिक नाम ले रही हूँ, आईएफएन गामा है, इंटरल्यूकिन 10 है, तो इनको बैलेंस करने का काम करता है, साथ में स्ट्रेस कम करता है एंड ओवरऑल परसेप्शन की उनको बीमारी नहीं हुई। एंड ये हमने कोविड के टाइम किया था। व्यास सर तब से कोविड की बातें करें तो हमने कोविड के टाइम ये किया था एंड वी फाउंड जिन्होंने हमारी दवाई ली उनको कोविड नहीं हुआ था। सो ऐसे भी रिसर्च आयुर्वेद करता है। तो ऐसा नहीं है कि हम जब दवाइयाँ लाते हैं तो उन पे रिसर्च नहीं आता है, उनका रिजल्ट नहीं आता। हम क्लिनिकल स्टडीज करते हैं, हम जानते हैं कि वो सेफ है और इफेक्टिव है, और तब हम चाहते हैं कि लोग उसको उपयोग करें और उसका फल पाए। तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं मार्केट में जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। और उसके बाद हीलिंग के लिए तो है ही, जब आप बीमार पड़ जाएं तो आपके लिए आयुर्वेदिक अस्पताल है, आप आइया जा सकते हैं, आप वहाँ के डॉक्टर से मिल सकते हैं, आप डॉक्टर अमित जगताप से मिल सकते हैं, तो विकार को तो दूर कर सकते हैं। पर ये जरूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी बनाए रखें कि ओवरऑल देश को भी उसका फायदा हो। द मोर हेल्दी वी आर, द मोर प्रॉफिटेबल इट इज फॉर एवरीबडी। बिल्कुल, इम्यूनिटी की बात हो रही है, ट्रीटमेंट्स की बात हो रही है। डॉक्टर महेश, आपने थोड़ी देर पहले एक जिक्र किया था एक बात का कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आयुर्वेदा तो चल रहा होता है लेकिन किसी एक ऐसी कंडीशन में हमें चेंज करना पड़ता है, स्विच करना पड़ता है। तो कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशन आ जाती है जहां पर आयुर्वेद इलाज चल रहा हो लेकिन उसे रोक कर किसी और तरह का ट्रीटमेंट रेफर किया जाता है? आयुर्वेदिक जो डॉक्टर होते हैं किस कंडीशन में पेशेंट को ऐसे अन्य ट्रीटमेंट लेने की सलाह देते हैं? देखिए, ऐसा है मैडम कि आयुर्वेद में प्रायः सभी व्याधियों का उपचार बता रखा है, लेकिन कोई भी जो पैथी वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं होती है। कहीं ना कहीं हमको आवश्यकता लगती है दूसरी पैथी की भी, और उस कंडीशन में हम यहाँ पर भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी हमारे यहाँ पेशेंट रहते हैं, तो उसके लिए हमको जब रिफ़र करना पड़ता है तो पेशेंट को हम रिफ़र भी करते हैं। कुछ व्याधि की कंडीशन ऐसी रहती है जहाँ पर हमको उनको दूसरी जगह रिफ़र भी करना पड़ता है, दूसरी पैथी में रिफ़र करना पड़ता है। वैसे आयुर्वेद में प्रायः सभी व्याधियों का ट्रीटमेंट बता रखा है, पर कई बार क्या होता है कि व्यक्ति जैसे कैंसर का पेशेंट है, हमारे कैंसर का इंटीग्रेटिव कैंसर सेंटर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में, जिसका एम्स के साथ में MOU है, और दूसरा कैंसर इंस्टीट्यूट है उनके साथ में भी हमारा MOU है। पर कई बार पेशेंट उस कंडीशन में आता है कि जब डिक्लेयर कर देता है कि बस अब इनको घर ले जाइए, सेवा करिए, तो उस कंडीशन में जब हमारे पास में भी कुछ नहीं होता है तब उनको कहते हैं कि नहीं भाई आप वहां जाकर के ट्रीटमेंट कराइए। तो अगर हम शुरू में प्रारंभ में अगर व्यक्ति को सही टाइम पे, समय का उसका मेन वो रहता है। आयुर्वेद में कहा गया काले च आरभते कर्म यत्तत् साधयति ध्रुवम। आप अगर सही समय पर पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए ले आए तो उसको बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं, और उसी डिजीज के पेशेंट को आप अगर बाद में लाए तो ठीक नहीं कर पाते। कई बार आप देखिए इमरजेंसी में पेशेंट को ले जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि बस इसको आप 1 घंटे पहले अगर ले आते तो हम इनकी जान बचा सकते थे। मैंने वहां पर समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो उसी प्रकार से जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन रहती है, या फिर हम ISD की कंडीशन रहती है हृदय रोग में, उन कंडीशन में हमको इमीडिएट व्यक्ति को ट्रांसफर करना पड़ता है। कई बार एक्सीडेंटल कंडीशन रहती है जिसमें ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया है और उसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट BT ही करना है, तो उस कंडीशन में भी हमको उनको रिफर करना पड़ता है। स्ट्रोक की कंडीशन रहती है जिसमें पैरालिसिस हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इमीडिएट हमको कई बार रिफर करना पड़ता है, और उसके बाद में आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से वो बहुत अच्छे व्यक्ति हो जाता है। जैसे सेरिब्रल पाल्सी की कंडीशन रहती है तो आयुर्वेद में उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारा उद्देश्य रहता है कि व्यक्ति कंप्लीट ठीक हो, चाहे जहां पर जिस पैथी की आवश्यकता हो। तो हमारा किसी पैथी से कोई वो नहीं है। और अभी तो भारत सरकार तो एक वो करने जा रही, 1 नेशन 1 थेरेपी, मैंने एक ही अम्ब्रेला के नीचे सभी चिकित्सा पद्धतियां हो, और जिसकी जो स्ट्रेंथ है कि ये चीज आयुर्वेद से बहुत अच्छे से ठीक हो सकती है उस पेशेंट को वहां पर भेजा जाए, जो चीज एलोपैथी से बहुत जल्दी ठीक हो सकती है उसको वहां पर भेजा जाए। तो हमारा उद्देश्य मुख्य रूप से व्यक्ति जल्दी से ठीक हो, और उसके लिए जिस भी पैथी की हमको आवश्यकता लगती है उसका हम प्रॉपर प्रयोग करते हैं। एक बात लास्ट में, अभी जो मनीषा जी ने आहार की और उसकी बहुत बात कही थी, और बहुत अच्छे से उन्होंने एक एक पॉइंट को साइंटिफिक वे में समझाया था, क्योंकि उनके यहाँ रिसर्च वगैरह और सब होती है। आहार का एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना काल में पूरा सब कुछ बंद था,
मतलब मार्केट बंद, सब कुछ लॉकडाउन, मतलब व्यक्ति चाह करके भी अगर बाहर होटल में खाना खाने जाए तो जा नहीं सकता था क्योंकि चालू नहीं था। और जब हमने हॉस्पिटल ओपन किए तब 50% पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में से जीआई ट्रैक्ट के, इंडाइजेशन के, एब्डोमिनल डिसऑर्डर वाले बिल्कुल गायब थे। तो हम लोगों ने एक दिन मीटिंग करी इंस्टीट्यूशन में कि ये इन डिजीज के पेशेंट क्यों नहीं है। तब हम कंक्लूजन पे पहुंचे कि मजबूरन जब पूरा मार्केट बंद था और व्यक्ति ने घर का ताजा बना हुआ खाना खाया तो 40% डिजीज के पेशेंट आना बंद हो गए। मैंने आहार का कितना महत्व है कि अगर हम प्रॉपर घर का बना हुआ ताजा खाना खाएं तो हॉस्पिटल में जो भीड़ है उसको 40% कम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बात तो आपने डॉक्टर महेश बिल्कुल एकदम सही बात करी। और कोरोना में हमने ये चीज बिल्कुल देखी थी, लेकिन लोग उसे फॉलो करना थोड़ा सा डालम डोल कर जाते हैं कि इसमें कि फॉलो करना है या नहीं करना है। डॉक्टर, तीनों डॉक्टर्स ने हमें इतने वास्ट तरीके से बताया कि आयुर्वेदा क्या है, कैसी डाइट्स फॉलो करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स, लेकिन मैं पर्टिकुलरली कुछ रोग जो होते हैं उनको लेकर सवाल करना चाहती हूँ। डॉक्टर अमित, आपसे जानना चाहूंगी, डायबिटीज, शुगर, इसे लेकर जब आपके पास पेशेंट आते हैं तो उसके लिए आप उस शुगर को नियंत्रित करने के लिए कौन से आयुर्वेदिक उपाय या लाइफस्टाइल चेंज क्या बताते हैं आप कि कैसे शुगर को बैलेंस रखा जाए? जैसे आपके सवाल में आपने पूछा था कि कैसे लाइफस्टाइल चेंज किया जाए, तो हम सब जानते हैं कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है। आयुर्वेद में भी अष्टौ महागध में बताया गया है 8 जो ऐसे रोग हैं कि जो बहुत बड़े हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। तो उनमें एक प्रमेह, मतलब उसमें आप डायबिटीज का अंतर्भाव कर सकते हैं, उसका उन्होंने इंक्लूजन किया है। तो डेफिनेटली शुगर कंट्रोल करना ये एक बात हो गई, ये एक पार्ट हो गया गेम का, है ना। तो सबसे पहली मेहनत हमको करनी पड़ती है, पेशेंट की एक सोच होती है, वो सोच को तोड़ने का एक पहला काम होता है। जैसे मैं 1 मिनट सिर्फ पहले, आई विल जस्ट गो बैक विस्तार में जाने से पहले, जैसे मनीषा मैडम ने जो ये इम्यूनिटी के बारे में जब बात किए थे, तो मैडम ने बहुत अच्छे से बताया था। क्योंकि मेरा विभाग जो है, या मेरा जो पहले से थोड़ा सा बाल रोग में हूँ, तो इम्यूनिटी की शुरुआत जो होती है वो बहुत पहले से बाल्यावस्था से ही चालू करनी होती है। तो आप बचपन से लेकर देखिए, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी जादू की छड़ी है नहीं कि यूं घुमाई और तुरंत इम्यूनिटी बढ़ गई। आप किस तरह से खाते हो, क्या सोचते हो, ये हर बात धीरे 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 उसके अंतर्भूत में उसमें हो जाती है। तो ये सोच जो होती है डायबिटीज के पेशेंट की, तो ये सोच बहुत जरूरी होती है कि डायबिटीज वाला पेशेंट जो होता है ना, वो कतिपय समय ये समझ के आता है कि हाँ चलो यार, आज थोड़ा सा मैं स्वीट खा लिया तो मैं एक आधी गोली अपने मन से वो एक आधी गोली में ज्यादा खा लूंगा तो क्या हो जाएगा, तो शुगर तो बैलेंस हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पेशेंट को ये हम समझाते हैं कि भैया आज के दिन वो एक शुगर की मात्रा कंट्रोल में लाने से आप ये मत सोचिए कि मैं बाजी जीत गया, है ना। आपको यह सोचना चाहिए कि कैसे हम इस तरह से लाइफस्टाइल को मैनेज करें कि आगे मुझको किसी भी बैसाखी की सहारे की जरूरत न पड़े, भले वो कोई दवाई हो, दवाई आखिर दवाई होती है। तो अगर आप चरक संहिता में अगर हम देखें तो वहां पे बहुत ज्यादा जो विस्तार से बताया गया है वो विहार बताया गया है, वो पथ्य के बारे में बताया गया है। मेडिसिन के जो चंद मेडिसिन है, तो आयुर्वेद भी यह चाहता है कि आप जब बीमारियों के, या जब प्रमेह, मधुमेह जैसे, डायबिटीज जैसे बीमारियों से लड़ रहे हो, तो आपकी ज्यादा जो एनर्जी है वो आपके लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में ही जाना चाहिए। आपकी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी है वो आपके पथ्य में ही जाने चाहिए, और कम से कम आप बीमारियों के बारे में सोचेंगे। तो आप कैसे मैनेज करेंगे? तो सबसे पहली बात जो होती है, तो वो तो पेशेंट को हमको मोटिवेट करना होता है कि भैया आपके जीवन में 360 डिग्री चेंज आना चाहिए, पूरा जो घुमाव जो है वो घुमाव आना चाहिए। आप जो कर रहे हो डेफिनेटली आपके अगर खाने से, या आपके सोचने की वजह से, या आपकी नींद कम होने की वजह से अगर आपकी शुगर बढ़ रही है, तो आप इन सब से आपको पूरा जो है वो चेंज होना ही पड़ेगा। तो ये चेंज में लाने के लिए उनको पहले क्या करना पड़ेगा? तो पहले हाँ, तो उनको थोड़ा सा खान पान में उनको अपना जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि हाँ, आपको ये अलाना चीजें नहीं चलेगी। व्यास सर ने जो बताया था मिलेट्स के बारे में,
आप अगर थोड़ा सा भारतवर्ष का इतिहास देखेंगे तो पहले भारतवर्ष में मिलेट्स ही खाए जाते थे। ये गेहूं का प्रचलन जो है वो बहुत बाद में आया है। बहुत मतलब वो इंट्रोड्यूस भी हुआ साउथ वेस्ट एशिया। अगर आप इतिहास पढ़ोगे, साउथ वेस्ट एशिया से आर्यंस जब आए थे तो उन्होंने अपने साथ लाया था। जो भारत में जो पैदावार जो होती थी वो मिलेट्स की ही होती थी। तो आप थोड़ा सा अगर ये भी देखेंगे कि आज भारत जो है वो बन गया है, डायबिटीज का कैपिटल बन गया है। तो ये क्यों हुआ? तो ये धीरे 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 हम लोगों ने ये जो मिलेट से, या हम लोग जो पहले वाले जो खान पान करते थे उससे हम लोगों ने मुंह में फेर लिया है, और जो नए नए जो खाद्य पदार्थ आए उनसे हम लोगों ने बिल्कुल यारी दोस्ती कर ली है। तो आज जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटा था तो हमारे मुंबई में मैं पढ़ा बड़ा हूँ, मैकडोनल्ड्स की जब पहली शॉप आई थी तो हम लोग सिर्फ देखने के लिए गए थे कि मैकडोनल्ड्स होता क्या है यार, बर्गर क्या होती है। तो हम लोग जब देखे थे तो दाम देख के और बाकी उसका वो चकाचौंध देख के सोचा था ये चलेगा नहीं यार, एक 2 महीने तो बंद हो जाएगा, क्योंकि इतना कौन खाएगा इतना महंगा वाला। तो यहाँ तक अब नौबत आ गई कि पेशेंट की सोच आपको पूरी तरह से बदलनी है कि आपको खाने पीने में क्या चाहिए। आप अगर किसी शादी ब्याह में या किसी फंक्शन में जाएंगे तो आपको शुरुआत में तो आपको मतलब आप नेशनल इंटीग्रेशन जो है ना, दैट इज मोर इन आवर प्लेट देन इन आवर हार्ट। तो हम लोग बहुत बारे में इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो जो होता है वो आपको खाने में ही ज़्यादा आपको इंटीग्रेशन मिलता है, बाकी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो शुरुआत करेंगे, आप किसी भी शादी में जाएंगे आपको चाइनीज़ मिलेगा, अलाना फलाना चीज़ें सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये हम कहना चाहते थे कि हम जो मूल जो अपना भारतीय खाना है, जो भारतीय संस्कार है, भारतीय आहार विहार के बारे में जो आयुर्वेद में बताया गया है, अगर रोज़ाना ज़िंदगी में फॉलो करें तो ये टैग बिल्कुल, ये धब्बा जो है, ये टैग भी नहीं है, धब्बा जो हमारे भारत में लग गया है कि हम पूरे डायबिटीज का कैपिटल बन गए, इससे हम जरूर बाहर आ सकते हैं। तो पेशेंट को हम लोग जो बताते हैं तो पहले उसको बताते हैं कि यार आपको जो है आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। लाइफस्टाइल के बारे में जब आप बात करेंगे तो आपका सिर्फ खान पान नहीं आएगा, आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, आप दिन में कितना एक्सरसाइज करते हो, ये सारी चीजें इस दायरे में आ जाएंगी। आपकी सोच भी इसमें आ जाएंगी, क्योंकि स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज से बहुत बड़ी समस्या आती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं। तो उसमें छोटे छोटे कुछ आयुर्वेद में जो नुस्खे बताए गए हैं, तो उसमें इंडियन गूसबेरी, आंवला, जो अभी मैडम ने जो बताया था कि ये इम्यूनिटी के लिए बहुत बड़ा वरदान है। आयुर्वेद में तो अभय अमल की तो बहुत बड़ी क्या उपलब्धि है। अमल की के ऊपर अध्याय है, अमल की तो बहुत बड़ा अमृता बताया जाता है उसमें। तो आंवले के अलग अलग योग है, आंवले के अलग अलग हम लोग थोड़ा सा धात्री निशा करके एक सिंपल सा योग आता है जिसमें हल्दी और आंवला ये एक साथ में जोड़ के पेशेंट को हम लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। वो क्या होता है ना, हम पेशेंट को जितना अच्छे से प्रेजेंटेबल करके नहीं बताएंगे, पेशेंट को जितना रुचि नहीं आएगा खाने में, वो इतना पेशेंट तैयार नहीं होता। तो ये बताते हैं पेशेंट को, हम मिलेट्स खाने के लिए सलाह देते हैं, उसको उसकी क्या जरूरत है वो बता देते हैं। जैसे व्यास सर ने बताया था कि पानी कितना जरूरी होता है, तो मैं पेशेंट को हमेशा बताता हूँ, देखो क्या है ना, रोजमर्रा की जिंदगी में पेशेंट को कोई आसान शब्दों में अगर बताया जाए तो उनको जल्दी उसको समझ आता है। तो हम तो हमेशा बताए थे कि पानी कितना पीना है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं गलत उटपटांग सुन के कि इतना ही लीटर पानी पीना है, उतना ही लीटर पानी पीना है, ये बहकावे में आने से पहले आप इतना जरूर सोच लीजिएगा कि आपका शरीर क्या कहता है। अगर शरीर कह रहा है कि नहीं मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, तो भले 2 घूंट पानी की प्यास हो, जरूर पी लीजिएगा, क्योंकि कितना चाहिए ये शरीर आपको पहले बताएगा, कोई बाहर से बताने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, जब हम पानी के बारे में बात कर रहे हैं, हम डायबिटीज के बारे में जो बता रहे थे, देखिए डायबिटीज ये ऐसी बीमारी है जहाँ पे शरीर के 80% जो पानी का जो पार्ट है वो भी कहीं ना कहीं विशिएट हो जाता है, वो कहीं ना कहीं दुष्ट हो जाता है। तो इसीलिए दैट इज द रीजन इतना 80% जो कंपोनेंट अगर खराब हो जाता है बॉडी का तो महागद हो जाता है, वो बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। तो प्रमेह की जो व्याख्या जो है, प्रकर्षण मेहति इति प्रमेह, जिसमें हमेशा जो पानी वाला जो तरल पदार्थ है शरीर का, जो क्लेद है, जो मूत्र है, जो स्वेद है, जो रस है, जो बहने वाला पदार्थ है, वो कहीं ना कहीं वहां पे दुष्टि हो जाती है जो पानी से संबंधित है। तो मधुमेह की अगर डायबिटीज के बारे में जब बात करेंगे तो उसमें पानी का महत्व बहुत अधिक आता है। तो आप लक्षणों में भी देखेंगे तो उसमें हाइपरपेप्सिया होती है, पेशेंट को प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है, पेशेंट को स्वेदन बहुत होता है, मतलब पसीना बहुत ज्यादा बहता है,
तो कहीं ना कहीं पानी की समस्या पेशेंट को होती है। तो ऐसे में संस्कारित जल करने का आयुर्वेद में एक बताया गया है कि जल संस्कारित होना चाहिए। तो संस्कारित मतलब ऐसा होना चाहिए, एक तो उसमें पानी उबाल के पीने की ही उसमें सलाह दी जाती है। तो उसमें भी ऐसा होता है कि आप 1/4 कर रहे हो, आधा कर रहे हो, एक अष्टमांश मतलब एक पार्ट का आधा 8वां हिस्सा कर रहे हो, आप कितना उसको शेष कर रहे हो उसके अनुसार वो है अपने औषधि गुण बताता है। तो सर्वसाधारण पेशेंट को हम बताते हैं कि 1/4 अगर आप करते हो तो वो डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है। जैसे मैडम ने बताया गया था कि ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, डायबिटीज में तो वो श्राप है, जहर है। आपको तो डायबिटीज में ठंडा पानी ठंडे से आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट गिव्स अ शॉक टू द बॉडी। इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिज्म पूरा जो है वो नीचे झूम डाउन पे आ जाता है। तो ये है। और बहुत पेशेंट को मोटिवेट करना होता है कि आपको बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है। एक्टिव एक्सरसाइजेज जो होती है वो एक्टिव एक्सरसाइजेज होनी है। 2 वर्ड है मैडम, एक मधुमेह बोलते हैं हम और एक वर्ड है जिसको मेहनत बोलते हैं। तो ये जो कॉमन वर्ड है उसमें पसीना या पानी ज्यादा होता है। तो मधुमेह करना कम करना है तो मेहनत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ज्यादा मधुमेह आपका कम हो जाएगा। तो पसीना बहना है तो साथ साथ में आपको एक दिन आप रखो जिस दिन आपको सिर्फ योगा मेडिटेशन करना है। योग ध्यान धारणा से, मेडिटेशन से आपका स्ट्रेस कम होगा और वो भी स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज में आपकी बड़ी सहायता करेगा। डॉक्टर अमित, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि मधुमेह अगर किसी को है, डायबिटीज है, तो आयुर्वेदा में उसका क्या इलाज है और आप कैसे नियम को फॉलो कर सकते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल है और साथ ही मॉडर्न लाइफस्टाइल में जब ये ट्रेडिशनल चीज आयुर्वेदा आती है तो थोड़े से तो अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं। डॉक्टर मनीषा, आज की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है इसमें शुगर तो है ही, लेकिन पेट से संबंधित बीमारियां बहुत ज्यादा कॉमन है। तो अपच से लेकर कब्ज, ये सारी जो बीमारियां हैं, जो बड़ी समस्याएं हैं, इसे आयुर्वेद में कैसे ठीक किया जा सकता है? आयुर्वेद अपार्ट फ्रॉम इम्यूनिटी मतलब स्वास्थ्य रक्षणम एक और चीज बहुत महत्व की मानता है, वो अग्नि कि अग्नि मूलम बलम पुंसाम, मतलब अग्नि ही आपका बल है। वही अगर अग्नि अच्छी होगी तो आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है। एंड वो अग्नि सिर्फ पाचन शक्ति नहीं है, वो आपकी मेटाबॉलिक फायर भी है। हम टोटल अग्नि को मानते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा चल रहा है। अब जब डाइजेशन की बात करते हैं तो हम पाचक अग्नि की, जिसको हम जठराग्नि बोल लीजिए, जिसकी वजह से आपको भूख लगती है, आप खाना पचा पाते हैं और आगे उसको बॉडी एसिमुलेट करता है। अब इतने सारे कारण हमने गिन लिए हैं जिसके कारण अभी डॉक्टर व्यास ने कहा कि कोविड के दौरान जब लोग बाहर नहीं खा रहे थे तो 40% डाइजेस्टिव इश्यूज रिजॉल्व। तो हमारा पहला मूल कारण है अग्नि बिगड़ने का कि हमारा नियम नहीं है खाने का और सोने का और रहने का, जो भी दिनचर्या आपकी ठीक नहीं है, और उसकी वजह से बड़े सारे प्रॉब्लम्स होते हैं आपको। इंडाइजेशन इज वेरी कॉमन, एसिडिटी बहुत आम हो गई है, पेट फूलना, गैस बनना, मतलब इतनी मैं गिनाती जाऊं तो आप गिनते ही चले जाएंगे, इतनी बीमारियां आम हो जाना कि टॉक्सिन बिल्डअप, कि आपका डाइजेशन इतना पुअर था कि खाने से वेस्ट ज्यादा तैयार हुआ, वो वेस्ट बिल्डअप हो गया बॉडी में। तो आपको थकान लगी रहना, वीकनेस फील होना, भूख नहीं लगना, टंग कोटेड होना, ऐसे बड़े सारे चीजें दिखेंगी। तो पहले तो समझ लें कि आपकी अग्नि कब अच्छी है, कब आप अच्छे डाइजेशन में है कि आपको भूख सही टाइम पे लगे। आपका जब उद्गार आता है, जब डकार आती है तो वो फ्रेश है, ऐसे खाने की डकार नहीं है कि मैंने दोपहर को समोसा खाया था और शाम को मुझे उसकी डकार है, मतलब कि मेरा अग्नि अच्छा नहीं है। तीसरा, आपके शरीर में उत्साह हो, उत्साह और एनर्जी इज अ साइन कि आपकी अग्नि अच्छी है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम बढ़िया काम कर रहा है। उत्सर्ग, मल और मूत्र का उत्सर्ग सही टाइम पे हो रहा है तो आपकी अग्नि अच्छी है। और शरीर लाइट, हम कहते हैं ना आज मुझे भारीपन लग रहा है, अगर ये भारीपन रोज लग रहा है और आपको सुबह सुबह अपने शरीर को ड्रैग करके बाहर निकालना है काम के लिए, दैट मीन्स कि आपका अग्नि अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजें करेक्ट करने के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं करने के लिए, कि आप ब्रेकफास्ट ऐसा नहीं करें कि उसी के सहारे पूरा दिन निकले, बहुत हल्का लघु आहार हो आपका सुबह ब्रेकफास्ट में। लंच आपका बढ़िया, सबसे बड़ा मील आपका लंच हो और एकदम फ्रूगल चीज आपकी डिनर हो। ये 3 चीजें। आपका आहार षड्रस प्रधान हो, मतलब
सारे 6 रस जो आयुर्वेद में बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इनका बैलेंस होना आपके आहार में जरूरी है। आपका आहार गर्म होना चाहिए, उसमें अच्छे फैट्स होने चाहिए, घी होना ही चाहिए आहार में। घी रसायन है और हम बचते बचते अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से जोड़ लेते हैं। तो ये सारी बेसिक खाने की चीजें। खाने के तुरंत बाद ना सोए। बहुत आदत होती है लोगों को कि महिलाएं स्पेशली जो घर में रहती हैं कि खाने के बाद 1 घंटे की नींद लेना जरूरी है। आप 15 मिनट 20 मिनट की झपकी ले लें पर आप सोए नहीं, वो भी आपकी अग्नि को दूषित करता है और आपको तकलीफ होती है। तो करेक्शन करना है अपना डाइजेशन, तो ये करें। और एक कहा गया है कि सुबह पानी पिए, पर वो भी 2 लीटर ना पिए। आपको अंजुलि बोला गया, तो आपकी गर्म कोसा पानी उतना ही जितने आपकी प्यास बुझा सके, वो भी सुबह 8 बजे नहीं, 6:30 के पहले। आपका वो टाइम सेट होना चाहिए कि आप पानी, तो हमको लगता है हम सब हेल्दी कर रहे हैं पर गलत तरीके से कर रहे हैं। जैसे कहा गया कि पानी सही तरीके से पिए, खाने के पहले, खाने के बाद या खाने के बीच में, वो करेक्ट कर ले। और अगर आपको बार बार तकलीफ रहती है तो अदरक, खाने के पहले अदरक का रस और थोड़ा शहद ले ले तो आपका भूख अच्छा, जो भी खाएंगे वो अच्छी तरह पचेगा। फ्रूट्स और ये सब मिक्स करके नहीं खाएं, ये तो आई थिंक सब बातें हो चुकी है। तो अग्नि को इम्प्रूव करने के लिए जरूरी है कि आपके शरीर पूरा ये आहार का नियम हो और स्पाइसेस हो आपके खाने में, अजवाइन हो, जीरा हो, ये सब पाचक अग्नि बढ़ाने वाले काम करते हैं। और सबसे अच्छा अदरक। मैं सबको बोलती हूँ अगर आपको भूख पहले और बाद में नहीं लग रही, थोड़ा सा अदरक या सौंठ मुंह में रखिए और यू विल फील बेटर। तो ये सिंपल चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जिससे कि आपका डाइजेशन अच्छा बना रहे। और खाने के बाद व्यायाम ना करें। लोग इसी में अपनी अग्नि और दूषित करते हैं। लोग क्या करते हैं, खा के जाते हैं व्यायाम करने, वो भी ना करें। ये सब वर्ज्य है खाना खाने के बाद। तो बाकी तो चीजें करेक्ट करने के लिए हम लोग बैठे हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर, जिस तरीके से हमने अपच की बात की, कॉन्स्टिपेशन की बात की, हमने शुगर की बात की, लाइफस्टाइल में ये सारी चीजें कितनी जरूरी है। डॉक्टर महेश, आपसे थोड़ा सा मैं इंट्रिकेट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी किडनी स्टोन को लेकर स्पेसिफिकली। काफी लोग होते हैं जिन्हें किडनी स्टोन्स के लिए आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ता है। तो क्या किडनी में पथरी जो हो जाती है तो उसका इलाज आयुर्वेद से संभव है, या फिर ऐसा पॉसिबल है कि ये आयुर्वेद के बाद आप इसे स्विच करवाते हैं? तो अगर ऐसा इलाज होता है आयुर्वेद में किडनी स्टोन का, तो क्या ये परमानेंट होता है? देखिए, ऐसा है कि किडनी स्टोन जो है, कई बार पेशेंट आते हैं, उसमें डिपेंड करता है स्टोन की साइज के ऊपर। कई बार प्रारंभ में आते हैं जिसमें साइज बिल्कुल छोटी है। आयुर्वेद में कई औषधियां हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं और वो बिल्कुल जो है वो स्टोन वो हो जाता है। बाद में फिर टेस्ट करके देखते हैं सोनोग्राफी में, तो पता लगता है कि स्टोन बिल्कुल नहीं है। तो और उसके साथ में क्या, केवल व्यक्ति अगर मेडिसिन शुरू कर दे और मेडिसिन के साथ में उसकी डाइट में जो चीजें स्टोन को और बढ़ाती है वो अगर कंटिन्यू रहेगी तो भी वहां पर परिणाम नहीं मिलता है। तो जैसा कि अभी मनीषा जी ने बताया था, डाइट का पूरा ध्यान सभी व्याधियों में मेन कारण है। तो किडनी स्टोन के लिए भी हम बहुत सारी जो है वो डाइट के लिए उनको रिस्ट्रिक्शन करते हैं। पानी बराबर मात्रा में पीते रहे। कई लोग पानी की कम क्वांटिटी लेते हैं, जितनी प्यास लग रही, मतलब कम से कम जितनी प्यास लग रही उतना पानी तो उनको पीते ही रहना चाहिए। और उसके साथ में कुछ डाइट में से जैसे मिल्क प्रोडक्ट है, पनीर आदि बनी हुई चीजें हैं, इनको हम थोड़ा सा अवॉइड करवाते हैं कि इनको उस काल में थोड़ा सा सेवन कम करें। कई जगह जो हार्ड वाटर रहता है, लोग उनका सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, प्रयोग ज्यादा करते हैं, तो उनको उससे बचने के लिए बोलते हैं। तो दो चीजें हैं, एक तो जिसके द्वारा स्टोन होता है उसको थोड़ा सा स्टॉप करना, माने निदान का परिवर्तन करना, और दूसरा औषधि का प्रयोग करना। तो आयुर्वेदिक औषधि के द्वारा किडनी स्टोन को भी, गाल ब्लैडर स्टोन को भी, ब्लैडर स्टोन को भी, ये जो स्टोन है इनको हम बिल्कुल निश्चित रूप से औषधि के द्वारा ठीक कर सकते हैं। पर कंडीशन वो है, मल्टीपल बहुत ज्यादा अगर स्टोन है और उनकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी है, तो उस कंडीशन में कई बार मेडिसिन देने पर भी ब्लीडिंग होने की पॉसिबिलिटी रहती है, पेन ज्यादा बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो वैसी कंडीशन में हम भी उनको कहते हैं कि इसको ऑपरेशन के द्वारा ही आपको करिए, अदरवाइज आयुर्वेदिक चिकित्सा से उनको ठीक कर सकते हैं। पर मेरा उनको एक बात ये कहना है कि ये कंडीशन ही नहीं आए, उसके लिए पहले से अपनी डाइट का ध्यान रखें,
प्रॉपर पानी वगैरह का ध्यान रखें। खाने पीने में कई बार जो बच्चे रहते हैं ना, वो पानी बहुत कम पीते हैं। खाना खाया उसके बाद थोड़ा सा एक आध घुट पानी ले लिया, दिन भर में उनके पानी की क्वांटिटी एक आध गिलास की रहती है। तो हमारे यहाँ कहा गया कि जितनी आवश्यकता, प्यास लग रही है उतना पानी तो पीते ही रहना चाहिए। अभी अमित जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमको ये नहीं कि सुबह उठ करके 2 लीटर पानी पी लेना है। अधिक मात्रा में पानी पीना भी बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन जितनी आवश्यकता है ऋतु के मान से, वय के मान से, व्यक्ति जिस प्रकार का कार्य कर रहा है उस मान से उन चीजों का अगर ध्यान रखें तो किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। और हमारी अगर किडनी स्वस्थ है तो निश्चित रूप से पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे कुछ डिजीज होती है, डायबिटीज आदि, उनमें किडनी के ऊपर विशेष इफेक्ट पड़ता है। तो उन कंडीशन में भी हम डाइट से, लाइफ स्टाइल से, हमारे पानी की उनसे, जूस वगैरह लेने से, इन चीजों के द्वारा उसको स्वस्थ रख सकते हैं। और आयुर्वेद में कुछ औषधियां बता रखी है, उन औषधियों का प्रयोग चिकित्सक के परामर्श के द्वारा ही लेना चाहिए। उन में जो विशेष रूप से हम, जैसे कि अगर कई बार कहते हैं कि आहार में भी अगर देख लें तो जो बीज वाली चीजें रहती हैं, जो सीड वाली जो चीजें रहती है, साइट्रस फूड जो रहते हैं, या संस्कारित जल जो रहते हैं, इनका प्रयोग हम करते हैं। कई प्रकार के जल को हम औषधि के द्वारा सिद्ध करते हैं, उनका प्रयोग करके भी इनसे बच सकते हैं। धान्य माने धनिया जो रहता है ना, उसका जो पानक है, उसका जो हिम बनाते हैं। तृण पंचमूल, जो कुश, काश, शर, दर्भ, कांडेक्षु जो मिलते हैं, वो किडनी के रोगों में बहुत अच्छा काम करते हैं, उसकी स्टेन में बहुत अच्छा काम करते हैं, उसको बनने भी नहीं देते हैं, और बन गई तो उसको दूर करते हैं। उसी प्रकार से गुरु आहार का प्रयोग नहीं करें। जो हेवी डाइट जो पचने में रहती है उनका ध्यान रखें, अपनी किडनी का ध्यान रखें। अगर हम किडनी को स्वस्थ रखते हैं तो इस प्रकार के स्टोन वगैरह और इनसे, आहार से और अपनी लाइफ स्टाइल से हम बच सकते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से हमने इतनी अलग अलग बीमारियों को किस तरीके से आयुर्वेद में ट्रीट कर सकते हैं ये जाना, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अमित जी से जानेंगे कि क्या बच्चों को, सर जैसे आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, तो बच्चों को भी क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, या इस ट्रीटमेंट की कोई एज लिमिट होती है कि इसी एज से ये आयुर्वेदा जो है वो शुरू होता है? कोई एज लिमिट नहीं होती मैडम, वो तो आयुर्वेद में तो सुवर्ण प्राशन बताया गया है, वो तो बच्चे के जन्म से ही चालू हो जाता है। मैं सिर्फ एक सर ने जो अभी जो अश्मरी के बारे में बता रहे थे, सर से मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ, एक चीज सिर्फ मैं जोड़ना चाहता हूँ उसमें। कई बार जैसे हमारे एक्सपीरियंस में भी आया है, ग्रंथों में एक वर्णन है कि चूंकि ये समस्या जो होती है ना, आमतौर पे प्रैक्टिशनर से आम जनता में बहुत कॉमनली मिलती है, यूरिनरी कैलकुलस की। ये यूरिनरी कैलकुलस में हमने पाया है कि आयुर्वेद में बताया गया है कि ये उपद्रव स्वरूप होता है। जैसे अगर एनोरेक्टल डिसीज है, किसी पेशेंट को अर्श है या किसी पेशेंट को पाइल्स की बीमारी है, तो उसके उपद्रव स्वरूप में अश्मरी का मिलना बहुत कॉमनली होता है। तो जैसे अर्श के उपद्रव में तो बताया गया कि अश्मरी होती है, तो मतलब जो पेशाब की जो पथरी होती है वो वहाँ पे मिलते हैं। तो हम लोग, मतलब मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि अगर पेशाब की पथरी के अगर हम इलाज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब तक हम उसके मूल कारण का उपाय नहीं करेंगे तब तक वो वैसे ही बने रहेगा। तो कतिपय पेशेंट में हम तो पूछते भी है कि आपको कहीं पहले हुआ है क्या है, तो मेरे पास डाटा है कि एटलीस्ट 72% का मेरे पास में हाँ करके जवाब आता है कि हाँ, हम इसका इलाज चल रहा है या मोस्ट रिसेंटली इसका इलाज हमारा हो चुका है। तो ये एक बात पेशेंट के प्रैक्टिकल में बहुत जरूरी होती है कि अगर एनोरेक्टल डिसीज है तो उसमें पथरी होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। नाउ गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन, यस, अब उसमें ऐसा कोई ये नहीं है कि आप इसके यही एज से चालू कर सकते हैं, ये एज से चालू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप आयुर्वेद का इंट्रोडक्शन जो है, या तो हम तो एक हमारे भोपाल के कॉलेज में हम लोग एक पहल करते हैं। हमारे कॉलेज में पेशेंट को शुरू से ही आयुर्वेद से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो उसमें हम लोग, हमारे यहाँ पे एक पहल करते हैं, हम लोग पेशेंट को गर्भाधान संस्कार से आयुर्वेद से जोड़ लेते हैं। अब गर्भाधान संस्कार क्या होता है, उसमें गर्भ का आधान होता है, मतलब जो संतान इच्छुक जो दाम्पत्य होता है उनको हम शुरू से ही आयुर्वेद में उसको जोड़ते हैं। उनके शरीर के शोधन करना है, उनको आयुर्वेद में जो बताया गया है, जो एक खास हम लोग एक डाइट प्लान उनको करके देते हैं। एक पूरा डाइट प्लान भी नहीं, एक पूरा दिन का उनको एक प्लानिंग करके देते हैं। आपको कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है। जो मैडम के कहने में एक आया था कि आपको रात को सोते समय आपको कभी गैजेट्स नहीं देखना है, बुक लेके जा सकते हो।
इसको ना मैडम इसको जो होते हैं उसको स्लीप हाइजीन बोलते हैं। ये स्लीप हाइजीन बहुत जरूरी होता है। स्लीप हाइजीन से ऐसा होता है कि अगर आप इट्स रिसर्च करके फाइंड आउट की हुई चीज है। नाउअडेज हम लोग जो लोग है ना, हम लोग स्लीप डिप्राइव्ड से भी ज्यादा हम लोग डार्कनेस डिप्राइव्ड है। हम लोग अंधेरा नहीं देख पाते। कहीं हम लोग अभी भी गांव में जाते हैं, देहात में जाएंगे तो इतना खुला खुला आसमान, इतने चांद तारे दिखाई देते हैं, तो लोग भौचक के हो जाते हैं, अरे ये तारे शहर में गायब क्यों हो जाते हैं, है ना, हमको क्यों नहीं दिखते? तो ये नहीं दिखते क्योंकि कहीं ना कहीं एलईडी का लाइट होगा, कहीं ना कहीं स्ट्रीट लाइट होगा, अपने मोबाइल का लाइट होगा, घर के लाइट होंगे। तो जितने ज्यादा लाइट होते हैं उतनी ही ज्यादा हमारी ब्रेन जो है वो एक्टिवेट होती है, गैंग्लियन एक्टिवेट होता है, और हम लोग स्लीप पूरी अच्छे से नींद नहीं ले पाते। तो ये हम लोग स्लीप हाइजीन से लेके सारी बातें उनको दाम्पत्य को बताते हैं। उसी तरह से उनका खान पान, उनके पूरा आहार विहार उसी तरह से हम बना के, फिर जब पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाती है, जब वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, तो पूरे उसके 9 महीने तक भी उसका आहार विहार आयुर्वेद के अनुसार चलेगा। जो खास जो अनूठा कुछ जो प्रयोग बताया है उसके अनुसार हम लोग कराते हैं। और जब वो जो माता बहन जो होती है, जिसको प्रसूति हो जाती है, डिलीवरी के बाद में ही उस बच्चे को हम लोग आयुर्वेद से जोड़ते हैं। इससे क्या होता है ना, 1-1.5-2 साल से पूरी फैमिली जो है आयुर्वेद से जुड़ जाती है। ये एक अच्छी पहल हम करते हैं स्वस्थ भारत के तहत। और उससे जब बच्चा पैदा होने के बाद में हम लोग स्वर्ण प्राशन से ही बच्चे को हम लोग आयुर्वेद से कुछ ना कुछ उसको दवाइयाँ चालू कर देते हैं। अब आयुर्वेद, बच्चों को आयुर्वेद की दवाई दे सकते हैं क्या? मैं तो बताऊं कि आयुर्वेद की दवाई अगर उनको दे तो बच्चा कभी एलोपैथी के पास मुड़ के भी ना देखे। क्योंकि जो भी देखो, पैलेटेबिलिटी जो होती है ना, बहुत बड़ा इश्यू होता है। बच्चा जो होता है स्वाद में जो है वो बहुत रुचि रखता है। आप भी देखिए, बच्चों के जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें दो चीजों का बहुत बड़ा ध्यान रखता है। एक तो उसका प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा होना चाहिए ना, दैट शुड बी विजुअली स्टिमुलेंट, देखने में बड़ा अच्छा लगना चाहिए। और दूसरा जो होता है पैलेटेबिलिटी, उसका स्वाद अच्छा होना चाहिए। तो आयुर्वेद में स्वाद अच्छे के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कि आप कोई भी आमतौर पर सीतोपलादी चूर्ण हर लगभग घर में मिलता है। भोपाल में तो हर घर में लगभग सीतोपलादी चूर्ण मिल जाता है। तो अगर वो ऐसे भी अगर आप खाएं तो आपको उसका स्वाद बहुत बढ़िया मिलता है, मीठा मीठा स्वाद रहता है। तो आमतौर पे बच्चों को जो 5-6 साल की उम्र जो होती है, तब उसको अपर रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन संबंधी विकार जो है बहुत ज्यादा होते हैं, बिकॉज दैट इज अ क्रॉस ओवर एज। उसके बाद में उनका इम्यूनोमॉड्यूलेशन हो जाता है। इम्यूनोमॉड्यूलेशन के बाद में इतनी समस्या नहीं आती। तो 5-6 साल तक की जो उम्र होती है, तब बच्चों को हम लोग ऐसे ही चाटन देते हैं, ऐसे ही दवाइयाँ देते हैं जिसमें शहद का भी प्रयोग हो, सीतोपलादी जैसे कुछ चूर्णों का उपयोग हो। तो वो बच्चा बहुत आसानी से लेता है। बच्चों में ना तो माता पिता को डर होता है कि अगर मान लो कोई 10 ml बताया गया है तो 15 ml ले लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 चम्मच 1 चम्मच शायद ज्यादा चाट लिया तो उससे कोई बच्चों को कोई ज्यादा स्वास्थ्य में परिणाम नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी स्वास्थ्य रहते हैं, उनको टेंशन नहीं आती और बच्चा बहुत मजे से चाव से वो ले लेता है। और जब पहले से ही इस तरह से बच्चा जुड़ जाता है तो हमारी समझ में तब तक आया है कि बच्चों की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि उनको बहुत ज्यादा बीमारियां नहीं होती। वी हैव बीन स्टडीइंग, हम लोग एक स्टडी कर रहे हैं, एक 20 कपल का हमने स्टडी किया है। तो जो पहले से ही इस पहल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हमारी जो आज तक की जो फाइंडिंग है, अब अलग अलग एज ग्रुप्स में है बच्चे, बट ऑन एन एवरेज द एज ग्रुप है वो 1 साल से लेके एक 8-9 साल तक का है। तो ये पूरा जो स्टडी हम लोग किया है तो उसमें हमको पाया गया है कि नहीं, बहुत कम बीमार पड़ते हैं। खासकर अपर रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शंस दे आर कॉमनली फाउंड, जितना बहुत ज्यादातर से मिलता है, वो तो बहुत कम हो जाता है। तो आपके सवाल का जवाब हाँ, यस डेफिनेटली। मैं तो आपको खास करके बोलूंगा कि नहीं, आप अगर आप पेडियाट्रिक एज ग्रुप की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली आयुर्वेद की ही दवाई देनी चाहिए। और कहाँ तक देनी चाहिए, एज ग्रुप क्या होता है, तो एज ग्रुप तो 0 से लेके मतलब फर्स्ट डे से लेके आप जब तक बच्चा आपके पास पेडियाट्रिक के पास आता है 12, 13, 14 साल तक, आप कहीं पे भी आप दे सकते हो। सिर्फ मात्रा निर्धारण जो होती है, मात्रा जो होती है, डोसेज जो होता है, वो हल्का सा मैनेज करना है, वो एक्सपर्ट्स का काम होता है। अदरवाइज यस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर। तो लाइफस्टाइल में किस तरीके से आयुर्वेद आप अपने जीवन शैली में
इंक्लूड कर सकते हैं ये तो हमने जाना, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा रोग के विरुद्ध शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाती है ताकि आपका शरीर खुद उस रोग से लड़ सके। हमारे और हमारे दर्शकों के सवालों का इतने विस्तार से जवाब देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर्स। आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों, मेडिथॉन का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ है, जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि ये मेडिथॉन अभी जारी है। जल्द शुरू होगा मेडिथॉन का अगला सेशन। तब तक के लिए मैं तनप्रीत आप सभी से लेती हूँ विदा। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।